हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 10 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था जो कि फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सेशन में 10 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको फॉरवर्ड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि देखा जाए तो 1974 से लेकर 78 तक रही थी। इसी अवधि के दौरान जो है इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधों के कारण इनको इंदिरा हटाओ का नारा दिया गया था। इसी के विरोध में जो है, इसी के विपक्ष में इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया था, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसमें जो है रोजगार को बढ़ाने एवं गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जो है विशेष जोर दिया गया था। वहीं देखें तो 1975 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रपोषण क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हुई थी। नेक्स्ट 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट इसी योजना के पहले न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि MNAP जो कि DP धर के द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि MNP के जो है यह DP धर के द्वारा तैयार किया गया था। वहीं देखें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो विकास लक्ष्य निर्धारण किया गया था वो 4.4%, जबकि वास्तविक में देखा जाए तो 4.8% जो है विकास दर प्राप्त किया था, जो कि यह सफल रहा था। वहीं देखें तो 1978 ईस्वी में जो है नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने जो है इस योजना को समय अवधि से पूर्व ही इसे रद्द कर दिया गया था, यानी कि समय अवधि जो था 5वीं पंचवर्षीय योजना का उससे पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि एवं गेहूं उत्पादन पर जो है विशेष जोर दिया गया था, लेकिन 1962 ईस्वी में भारत चीन के युद्ध जो हुआ था उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था पर कमजोरी पड़ी, जिसके कारण उद्योग, रक्षा उद्योग और भारतीय सेनाओं पर जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ा था। नेक्स्ट देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग, धन और आर्थिक शक्ति पर जो है विशेष केंद्रित किया गया था, ध्यान दिया गया था। वहीं देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है स्थिरता के साथ जो है विकास एवं आत्मनिर्भर की दिशा में प्रगति ध्यान केंद्रित करना इसका लक्ष्य रखा गया था। वहीं देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि गाडगिल फार्मूला पर आधारित था, गाडगिल फार्मूला पर जो है जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा, क्योंकि देखा जाए तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन जो है एक हर शिफ्टों में जो है देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए पंचवर्षीय योजना जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो पंचवर्षीय योजना कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तानसेन कौन से घराने से संबंधित है। तो तानसेन जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित है, तो ग्वालियर घराने इसका करेक्ट आंसर होता। ग्वालियर घराना जो कि MP में पड़ता है, तो MP इसका यदि MP ऑप्शन में दिया गया होगा मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो तानसेन जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित है, कुछ इतिहासकार जो है इनको ग्वालियर घराने के संस्थापक के रूप में भी मानते हैं। वहीं देखें तो तानसेन का वास्तविक नाम जो कि रामतनु पांडे था, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। वहीं पर जो इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और वह तानसेन नाम से पहचाने गए। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं एक उल्लेखनीय व्यक्ति में से एक थे। इनके द्वारा जो है रुद्रबीना और रब्बा नामक वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। नेक्स्ट शब्द जो घराना है यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक तानसेन से संबंधित है।
घराना शब्द का अर्थ जो होता है संगीत की शैली होता है, तो घराना शब्द का अर्थ भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो तानसेन के संगीत विद्यालय के अनुयायियों को व्यापक रूप से सेनिया घराना या सेनिया परंपरा के अनुयायियों के रूप में जाना जाता है। वहीं देखें तो सेनिया घराना के सितार वादकों के बाद जयपुर सेनिया घराना के सितार वादकों के रूप में जाना जाता है। वहीं देखें तो घराना के सबसे बड़े उस्ताद में से एक जयपुर घराना का उस्ताद बरकत उल्लाह खां थे, यानी कि बरकत उल्लाह खां जो कि जयपुर घराना के प्रसिद्ध वादकों में से एक हैं, जिन्हें जो है आफ्ताब ए सितार के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बरकत खां जो थे, बरकत उल्लाह खां, इनको जो है आफ्ताब ए सितार के नाम से भी उपनाम से जानते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है यह राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था, तो राजराज प्रथम इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि तमिल राजा राजराज चोल प्रथम के द्वारा जो है 1003 से 1010 ईस्वी में जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इन बृहदेश्वर मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो बृहदेश्वर मंदिर का डिजाइन जो कि कुंजरा मलन राजा राम पेरुथ चंद के द्वारा जो है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। वहीं देखें तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर तमिलनाडु जो राज्य है वहीं स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह जो है एक हिंदू टेम्पल है। दक्षिण भारत की यह सबसे बड़ी मंदिरों में से एक है। वहीं देखें तो यह मंदिर जो है द्रविड़ वास्तुकला शैली से संबंधित है, जो कि चोल राजा प्रथम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, इस बृहदेश्वर मंदिर को देखा जाए तो इसे जो है दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, जिसका जो अर्थ होता है दक्षिण का मेरू। इस मंदिर को बनाने में जो है 130,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। वहीं देखें तो इस मंदिर के निर्माण में जो है सीमेंट, प्लास्टर, सीरिया जैसे किसी भी चीज़ का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं देखें तो इस मंदिर के आधार पर जो है शिव की नृत्य तथा पत्थर में जो है देवताओं की छवि दिया गया है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो है एक नंदी की मूर्ति है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाबलीपुरम किस काल में मंदिर वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था? तो महाबलीपुरम जो कि पल्लव वंशों से संबंधित है, तो पल्लव वंश भी इसे ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो महाबलीपुरम जो कि स्मारकों का एक समूह जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के तटीय रिसोर्ट शहर महाबलीपुरम में स्थित है, जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव राजाओं के द्वारा जो है शासनकाल में यह वास्तुकला का एक प्रमुख केंद्र था। तो इसका जो क्रेडिट होता 7वीं से 8वीं शताब्दी इसका क्रेडिट होता। वहीं देखें तो इसे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी स्थान दिया गया है। वहीं देखें तो इस समय के दौरान जो है महाबलीपुरम कई भव्य मंदिर और रॉक कट गुफाओं बनाई गई थी। यानी कि महाबलीपुरम जिस समय पल्लव वंश चल रहा था उस समय कई भव्य मंदिर एवं रॉक गुफाएं यानी कि पत्थर को काटकर जो गुफा बनाया गया था पल्लव वंश के समय में। वहीं देखें तो यह जो मंदिर है जो कि द्रविड़ वास्तुकला का प्रमुख उत्कृष्ट का उदाहरण है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में आयोजित फीफा का शुभारंभ किया था? तो किन्हीं के द्वारा फीफा बताया गया था और किन्हीं ने जो है हॉकी बोले थे। तो सभी के बारे में आपको कवर करवा देता हूँ, आप देख लीजिएगा कि किसके बारे में आपको पूछा गया था। तो हॉकी के बारे में देखा जाए तो हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2022 में आयोजित किया गया था, जो कि कतर में इसका आयोजन किया गया था, इसका जो शुभारंभ था वो लाइव था। लाइव का जो शाब्दिक अर्थ होता है यानी कि लाइव का जो अर्थ होता है सुपर कुशल खिलाड़ी होता है। वहीं देखें तो 2023 का जो फीफा वाला महिला वर्ल्ड कप हुआ था, महिला फीफा वर्ल्ड कप, जिसका शुभारंभ जो कि तर्जुनी था। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का जो है शुभारंभ तर्जुनी था, जो का आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में किया गया था। वहीं देखें तो पहला विश्व कप की शुरुआत जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इस समय जो है पहला जो शुभारंभ जो आयोजन किया गया था वह 1966 में किया गया था। यानी कि फीफा का जो पहला वर्ल्ड कप था जो खेला गया था 1930 में, जबकि शुभारंभ की जो शुरुआत है 1966 में किया गया था, जो कि इंग्लैंड से शुरू किया गया था। इस समय जो शुभारंभ था वह दिल्ली था।
वहीं देखें तो आगामी देखें फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2026 में आयोजित होना है, जिसका आयोजन 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वह कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त रूप से जो है संयुक्त अमेरिका के द्वारा जो है आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट 2030 में जो है मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन के द्वारा जो है किया जाएगा 2030 का फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वह सऊदी अरब में किया जाएगा। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या था। तो हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर जो था वह ओली था। तो ओली इसका क्रेडिट चलो था। भाई देखें तो हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर जो कि ओली था, यह एक कछुआ है। ओली को उड़ीसा के समृद्ध समुद्री जीव और राज्यों के संरक्षण प्रयासों का प्रतीक माना गया। बंद के इस टूर्नामेंट का आयोजन जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया था, जिसका आयोजन जो है 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2023 तक किया गया था। इनसे जुड़ी प्रमुख फैक्टों में देखें तो इसका जो विजेता रहा था वह जर्मनी रहा था, जो कि बेल्जियम को हराकर यह खिताब अपने नाम किए थे। यानी कि हॉकी विश्व कप 2023 का जो विजेता जर्मनी, जबकि उप विजेता बेल्जियम रहा था। नेक्स्ट इस टूर्नामेंट का आयोजन जो है फाइनल मैच देखा जाए तो भुवनेश्वर के राहुल किला में इसका आयोजन किया गया था। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में CAG का प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में CAG का जो प्रमुख है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू इसका क्रेडिट था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि वर्तमान में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कि CAG हैं, जिन्होंने जो है 8 अगस्त 2020 ईस्वी को अपना पदभार यानी संभाले हैं। यह जो इनसे पूर्व जो है CAG से पूर्व ये जो थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के देखा जाए तो यह पहले राज्यपाल के रूप में भी थे। नेक्स्ट देखें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के मुताबिक जो है भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। वह देखें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा सलाह के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो कि 6 साल के लिए होता है या 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए। नेक्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि सरकार के तीनों शक्तियों के खातों एवं उससे जुड़ी गतिविधियों की लेखा परीक्षक की करती है। और वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है केंद्र सरकार को अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है, जबकि राज्य सरकार का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपती है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, तो 1917 इसका क्रेडिट चलो था। भाई देखें तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किसानों के अधिकारों एवं शोषण के खिलाफ किया गया था। कुछ अन्य प्रमुख आंदोलनों को देख लेते हैं, जैसे कि खेड़ा आंदोलन यानी कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। यह गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के कर माफ़ी के लिए यह आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के दौरान किया गया था। यह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ व्यापक रूप से जो है असहयोग आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में किया गया था। इसे जो है दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून के खिलाफ मार्च किया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्टेन का नियम किसने दिया था। तो ऑक्टेन का जो नियम है न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। तो न्यूलैंड इसका क्रेडिट चलो था। ऑक्टेन का नियम जो कि 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायन जो थे सर जॉन न्यूलैंड इनके द्वारा जो है यह नियम प्रदान किया गया था। इस नियम के अनुसार देखा जाए तो तत्वों को जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्थित करने के बाद जो है प्रथम तत्व और सातवां जो तत्व होता है उनका रासायनिक और भौतिक गुण समान होते हैं। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो ये सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश इसका क्रेडिट चलो था। मैं देखे तो उत्तर प्रदेश जो कि रेलवे नेटवर्क जो कि 9,077.45 किलोमीटर जो है क्षेत्रफल में के रूप में फैला हुआ है।
या उत्तर प्रदेश में। वहीं देखें तो भारतीय रेलवे जो कि विश्व के स्तर पर कुल चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को जानते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका क्रेडिट होता, यदि लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं था तो राजा राम मोहन राय इसका क्रेडिट होता, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से जो है शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो राजा राम मोहन राय इसका क्रेडिट होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं देखें तो ठगी प्रथा का अंत जो कि 1830 ईस्वी में किया गया था। वहीं देखें तो राजा के मैसूर के जो राजा थे वह उस राजा को जो है पराजित करके इन्होंने जो है 1831 ईस्वी में कब्जा कर लिए थे मैसूर पर। वहीं देखें तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्हीं के समय में जो है 1835 ईस्वी में कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाता है, यानी कि खोला जाता है। वहीं देखें तो इनके द्वारा जो है राजा रणजीत सिंह के द्वारा जो है मैत्री संधि 1831 ईस्वी में किया जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी। तो अकबर की जो ताजपोशी हुई थी वह कलनौर में हुआ था। तो कलनौर इसका क्रेडिट होता। मैं देखा तो अकबर का ताजपोशी जो कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। इस घटना के समय जो है इसके पिता की मृत्यु के पश्चात जो है हुई थी। वहीं देखें तो अकबर उस समय जो था मात्र 13 वर्ष का था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बैसाखी किस सिख गुरु की याद में मनाया जाता है। तो बैसाखी जो कि गुरु गोविंद सिंह के याद में मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह इसका क्रेडिट होता। मैं देखें तो बैसाखी का त्यौहार जो कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के याद में मनाया जाता है। इनके द्वारा जो है 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था, जो कि सिख धर्मों की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो कि इम्फाल में स्थित है। तो इम्फाल इसका क्रेडिट होता। वहीं देखें तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो कि इम्फाल में स्थित है, यानी कि मणिपुर का जो शहर इम्फाल है वहीं पर यह स्थित है। इसकी स्थापना जो कि 1954 में किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।